अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस अहम ख़बर कहें या अहम बात कहें कि शहर कायद की कोई सड़क, कोई मोहल्ला, कोई इलाका तजावज़ात से पाक नहीं है। अब तो ये रोज़े रोशन की तरह ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि शहर कायद का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर तजावज़ात ना दिखाई दे, जहाँ पर लोगों का कब्ज़ा ना दिखाई दे। वफाकी हुकूमत कई तरह की आई, कई तरह की गई और बड़ी कोशिशें की गई, बड़े वादे किए गए, बड़े दावे किए गए, लेकिन तमाम वादे, तमाम दावे जो थे वो सिर्फ दावों तक ही महदूद रहे। कराची के सियासी मैदान में कई सियासी जमातों ने, बल्कि हर सियासी जमात ने अपना रंग जमाया, लेकिन कराची के जो मसाइल थे उनको हल करने में वो मुकम्मल नाकाम ही रहे और दावे वहीं दावे के दावे ही रहे। मामला नालों पर कब्जों का हो या फिर गैर कानूनी तामीरात का, स्टे ऑर्डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अरबों रुपए के मंसूबे लॉन्च किए जाते हैं लेकिन नताइज सिफर ही रहते हैं। इख्तियारात नहीं मिले या नियतों का फुकदान है, क्या वजूहात हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। जबकि जमात इस्लामी और MQM के दरमियान एक महाज आ रहा है, किसी कैफियत है और अब शायद ये सियासी दर्ज हरारत जो है वो बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा है कराची कैसा रहा, इस पर भी बात करेंगे। जबकि महंगाई ने अवाम का जीना दोभर किया हुआ है, मुल्क भर में चीनी की कीमतों को पर लग गए हैं, जबकि कराची समेत मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों को भी काफ़ी ऊंची उड़ान देखी जा रही है। टमाटर की जो कीमत है इस वक्त वो सबसे ज़्यादा है, 500 से 700 रुपये किलो हो चुका है। ये तमाम आज के मौज़ूआत हैं, महंगाई है और मज़ीद चीज़ें हैं, हमारे गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगी। जो मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है उसका मैं तारुफ करवा दूँ आपको। राना गुलजार ताज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में हाजिर रहते हैं और इनसे जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी किया जाता है। सीनियर जर्नलिस्ट आगा खालिद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना गुलजार ताज साहब, पहले मैं बात आपसे करना चाहूँगी। राना साहब, हर सियासी जमात या वफाकी हुकूमत शहर कायद को मुआशी हब कहती है, मईशत का पहिया चलाने वाला कहती है, लेकिन जब इसके मसाइल की बात आती है तो वो सिर्फ वादे या दावे होते हैं। क्यों ऐसा, क्या वजूहात है, क्या कराची ने क्या किया है किसी के साथ? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला नवाज साहब, आपका, आपके चैनल का सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन आपके साथ गम में बराबर का शरीक है और दुआ है कि आपके जवा साला भाई दुनिया से रहलत फरमा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और आपको सब्र जमील अता फरमाए, आपके अहले खाना को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन आपके इस गम की घड़ी में आपके साथ है। जज़ाकल्लाह। बात यह है कि आपने बिल्कुल सही बात की है और शहर की सूरत हाल अच्छी नहीं है, अल्फाजों तक तो अच्छी है, और सड़कों की भी सूरत हाल, तजावज़ात का सूरत हाल बड़ी ख़राब है और ऑपरेशन होते हैं लेकिन चंद घंटों, चंद दिन के होते हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ें वहीं पे वापस लगा दी जाती हैं और रिश्वत का बाज़ार गर्म है। तो ये रिश्वत क्यों ली जाती है और ये लोग कौन लोग हैं, हमें ये जो आप, जबकि अवामी लोग मौजूद हैं टाउन्स में, यूसी में, सिटी में, तो ये अवाम के मसाइल और दुख को समझते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ये जो अफसरान हैं और अफसरान की बातों में क्यों आते हैं, तो वो अफसरान जो इनको गुमराह करते हैं और ये ऑफिस में बैठकर चाय, कॉफ़ी और नेहरू की बांसुरी बजाते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। बाहर निकलने से काम चलेगा, आवाम के दुख और दर्द को समझना होगा और जो आप वहाँ पे तजावज़ात को हटाते हैं उसको दोबारा वहाँ लगना नहीं चाहिए। क्यों लगती है? क्योंकि इसलिए कि उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो लिहाजा उस इन्वॉल्वमेंट को दूर करें। और शहर में क्योंकि डे टू डे लोग बाहर से भी आ रहे हैं और शहर का एक वसी रकबा हो चुका है, शहर बहुत बड़ा है, तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को भी चाहिए कि वो तजावज़ात से परहेज़ करें और हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस बात पर आमादा हों। ये ना सोचें कि ये मेरा वोटर है नाराज़ हो जाएगा, ये मेरा सपोर्टर है नाराज़ हो जाएगा। किसी नाराज़गी और खुशी की बात नहीं है, शहर की भलाई की बात है और इसमें जो भी आप कदम उठाएं शहर की भलाई के लिए उठाएं, इसमें आवाम की भलाई के लिए, आवाम की भलाई के लिए कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका खुद ताल्लुक पीपल्स पार्टी से और आप खुद उन चीज़ों की निशानदेही करते रहते हैं जिनकी हम निशानदेही करते हैं।
काम कौन करेगा, इस बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट आगा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा खालिद साहब। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया आगा खालिद साहब वक्त देने के लिए। आपने बात सुनी राना गुलजार ताज साहब की, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और पीपल्स पार्टी के हर कारकुन से या हर साहब इक़्तिदार शख्स से जब हम बात करते हैं तो वो ज़रूर इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हाँ कुछ कमी कोताहियाँ हैं, काम करने की गुंजाइश ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि काम हुआ क्यों नहीं या कब तक होगा जो हो रहा है, उसके तकमील के मराहिल कितने हैं, इस बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने बड़े अदवार देखे हैं, बड़ा काम देखा है, तो ज़रूर बताइएगा कि कैसे देखते हैं सूरत हाल को आप। ये बीबी असल बात ये है, ये सारी बातें होती हैं नीयत से। अगर आपकी नीयत ठीक है और इरादा आपका मजबूत है और किरदार आपका पक्का है, मजबूत है, तो फिर आप पंजाब की मिसाल सामने रख लें। आप देख लें कितनी बड़े बड़े लोगों की तजावुजात को किस तरह मिसमार किया गया, कैसे ख़त्म किया गया और कैसे रोड बड़े कर दिए गए, कैसे फुटपाथ दोबारा बना दिए गए, खुले डुल्ले से हर आदमी कह रहा है। वहाँ जो उनके बदतरीन मुखालिफिन हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं। बात सारी नीयत की होती है और किसी बात की नहीं। हाँ, ये और बात है कि कराची में ज़रा मामला इसलिए ज़्यादा गुंजलक हैं कि यहाँ अगर विफाक इसके सूबे में अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो मेयर भी उनका है, लेकिन बहुत सारे टाउन में और यूसी में उनके लोग नहीं हैं। उनके चेयरमैन जो है वो दूसरी जमातों से ताल्लुक रखते हैं। ठीक। और ये जो तजावुजात हैं इनके खात्मे के लिए ये जो म्यूनसिपलिटी के जो इदारे हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन उनके पास भी कुछ थोड़े से इदारे हैं। बाकी जो इदारे हैं वो सारे आपको पता है कि कराची का एक बड़ा हिस्सा जो है वो फौजी इदारों के पास है, कंटोनमेंट के पास है, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके लोग भी इन्वॉल्व हैं, वो भी नहीं चाहते इसको ख़त्म करना। अब बहती गंगा में सभी हाथ धोने लग गए हैं, सब तैयार हो गए हैं और वो देखते हैं जब कि भाई फलां इतने पैसे कमा रहा है, इतना उसको माहाना भत्ता या हफ्ता रोज़ा भत्ता मिल रहा है, तो मैं क्यों ना कर लूँ, तो वो भी शुरू हो जाता है। इस तरह देखते ही देखते अब सब शुरू हो गए और पूरा शहर तजावुजात का मरकज बन गया। ये तो सही कह रही हैं आप, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है, माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये इस वक्त ये हाल है कि लोगों के पैदल चलने की जगह नहीं है। सारा दिन कराची में कहीं चले जाओ ट्रैफिक जाम मिलता है और उसकी बड़ी वजह जो है, एक तो बड़ी वजह सड़कें टूटी हुई गड़े हैं और दूसरी बड़ी वजह जो है वो तजावुजात हैं। तो अगर इनकी नीयत सही हो और ऊपर वाला अगर सही हो, वजीर आला अगर सही हो और वो चाहे कि ऐसा हो जाए, तो नीचे वाले खुद ब खुद सही हो जाते हैं। लेकिन नीचे वाले अगर चाहें कि हमारी पार्टियां जो है वो इतनी अच्छी हैं और वो चाहती हैं कि भाई हम काम करें और हमें इसीलिए लाया गया है, तो वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अपने इलाकों में एक मिसाल कायम कर सकते हैं कि हमने अपने इलाके को ऐसे साफ कर दिया, आप देखो आप भी करो, तो पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज बन जाएगा। लेकिन मसला ये है कि जब जमात इस्लामी से जो ताल्लुक रखते हैं काउंसलर हैं या चेयरमैन हैं, वो भी इस मामले में बड़े ढीले हैं और उनके भी मफादात हैं, उनके भी वोटर्स हैं, उनके मसाइल हैं। तो यहाँ तो बात ये है कि सर हथेली पे रख के निकलना पड़ता है, तब ये सारे काम होते हैं। ये नहीं देखा जाता कि मेरा वोटर नाराज हो जाएगा या कल मैं इनके पास किस तरह जाऊंगा। अच्छा, ठीक है। ये जो मफादात या इल्जामात की जो सियासत जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इसका कोई मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? गुज़िश्ता 17 सालों से 18 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और कराची डे बाय डे बद से बदतर, बैड टू वर्स जा रहा है, ये तो सामने की बात है। तो अच्छा, पीपल्स पार्टी के दो चेहरे हैं असल में, मैं आपको बताऊं। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, अच्छा काम कर रही है वो, लेकिन वो वहां कर रही है जहां उसके वोटर्स हैं। आप मलीर के इलाके में चले जाएं, आप कराची की नवाही बस्तियों में चले जाएं, कच्ची बस्तियों में चले जाएं, आपको काम नजर आएगा। बेहतरीन रोड बने हुए हैं, साफ सुथराई है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन कराची में इसलिए नहीं होते कि कराची का शहरी उनका वोटर नहीं है, तो ये इसलिए नहीं करते। हैदराबाद का शहरी भी उनका वोटर नहीं है, तो ये यूनिवर्सिटी रोड का शहरी भी उनका वोटर नहीं है। जी आगा साहब, तो ये जो यूनिवर्सिटी रोड है यहाँ पे पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं है क्या? नहीं है ना। अगर होता तो फिर उसका ये हाल होता। अच्छा, आप अंदरूने सिंध किसी जगह भी जाकर देख लें, आप थर में चले जाएं, इवन आप थर में जाके देखेंगे जो इन्होंने काम किए, मिसाली काम किए, आप जाके तो देखें वहाँ। अच्छा, छोटे छोटे तकरीबन इन्होंने कोई 8 या 10 इन्होंने डेम बनाए। अच्छा,
اور وہاں بڑے بڑے وہ فلٹر پلانٹ لگائے ہیں. جی. سڑکیں اتنی خوبصورت بنائی ہیں کہ آپ جا کے وہاں حیران ہو جائیں گے. بلڈنگیں اتنی پیاری بنائی ہیں. اور اس کے بعد تھرکول جو اتھارٹی کا جو وہ ہے وہ جو 5-5.5 روپے میں آپ کو فی یونٹ بجلی دے رہا ہے بنا کے. کوئلے سے بجلی بن رہی ہے. 2 یونٹ لگ گئے ہیں. اگر وہاں 8 یونٹ لگ جائیں تو آدھے پاکستان کی بجلی بن جائے. لیکن وہ چونکہ وفاق جو ہے وہ اس سلسلے میں دلچسپی نہیں لے رہا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہمیں امداد دینے والے ادارے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئلے سے بجلی پیدا نہ کرو, یہ ماحولیات خراب ہوتی ہے. اچھا اچھا, رانا گلزار طاہر صاحب آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں کچھ. آپ کو اس بارے میں کچھ علم ہے کہ یہ جو کام تھر میں ہو رہا ہے, تھرکول کے حوالے سے, اب اگر 2 یونٹ قائم ہو رہا ہے, اگر جیسا آغا صاحب نے فرمایا کہ 8 یونٹ اگر بن جائے تو آدھے پاکستان کو بجلی ملنی شروع ہو جائے گی بڑے سستے ریٹ پہ, تو آپ کے نالج میں ہے یہ کچھ کام اس بارے میں؟ یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا پروگرام تھا اور اس پہ بڑا بہت کام کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. لیکن بالکل آغا صاحب جو فرما رہے ہیں ان کی بات کو میں شیک ہینڈ کروں گا کہ اس میں وفاق دلچسپی نہیں رکھتا. مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ ہم لفظوں کی غلہ باری جو شروع کرتے ہیں اس میں ترقی میں رکاوٹ آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو ایک پاکستان ہے, ہم سب ایک ہیں اور ہمیں برابری کی بنیاد پر کام کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ایسی بات نہیں ہے کہ مضافاتی علاقوں پہ توجہ دیتی ہے, شہر پہ توجہ نہیں دیتی. بالکل شہر پہ بھی توجہ دیتی ہے, لیکن میں آپ سے پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ سست روی ہے. ٹھیک ہے, سست روی نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کے ہر پروگرام میں کل بالکل رانا صاحب میں بالکل آپ سے بات کروں گی, لیکن آغا خالد صاحب سے بھی اس بارے میں ضرور ایک ان کا تجزیہ لوں گی. آغا خالد صاحب, یہ جو ہم ابھی آپ نے بتایا کہ تھرکول کا معاملہ ہے لیکن جو وفاق ہے وہ دلچسپی نہیں لے رہا, تو صوبائی حکومت سندھ جو ہے سندھ میں وہ تو اس نے یہ بھی کہا کہ وہ جو سولر پینلز ہیں وہ دے رہے ہیں اور سولر سے اب ہم جو ہے وہ بجلی عوام کو دیں گے. تو وہ تو پروجیکٹ کافی بڑا ہے اور بہت اچھا ہے. اور ابھی جمپیر میں جو وینڈ پاور کا پروجیکٹ ہے اور بہت ساری چیزیں, تو اس کے بارے میں کوئی اہم بات نہیں ہے کیا؟ نہیں, وہ اپنی جگہ ہے, وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے اپنے ووٹرز کے لیے جو سیلاب متاثرین تھے ان کے لیے تقریباً کوئی 22 لاکھ گھر بن رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جو فلاحی پروجیکٹ جو ورلڈ بینک کے تعاون سے بنایا جا رہا ہے. تو مقصد یہ کہ بہت سارے کام اچھے کر رہے ہیں لیکن وہاں کرتے ہیں جہاں ان کے ووٹر ہیں. وہ بہت زیادتی کر رہے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ ایک معیشت کا ہب ہے, پاکستان کی شہرک ہے. ٹھیک ہے, وہ کراچی کو صرف اس لیے نظر انداز کر رہے ہیں کہ جناب کراچی جو ہے ان کا ووٹ بینک نہیں ہے اور ان کا ووٹر نہیں ہے, تو اس لیے وہ عذاب میں وہ پڑے رہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. جب حکومتیں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ان کا ووٹر کہاں ہے, وہ یہ دیکھتی ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے سب کچھ. بھٹو مرحوم نے, بھٹو شہید نے جو ہے اپنے دور میں کراچی کو آن کیا تھا. انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے تھے کراچی میں. اشارہ فیصل ان کے دور میں بنی. یہ جو بلوچ قانونی کا اوور ہیڈ برج ہے یہ ان کے دور میں بنا. اس طرح اسٹیل مل جو ہے وہ ان کے دور میں بنا. پورٹ قاسم ان کے دور میں بنی. تو ایسے ایسے بڑے پروجیکٹ ہیں, یہاں تک کہ ایٹمی پاور پلانٹ جو ہے وہ ان کے دور میں لگا. تو مقصد بہت بڑے بڑے پروجیکٹ انہوں نے کیے. لیکن یہ لوگ جو ہے جو اس کے بعد یہ لوگ آئے ہیں تو یہ تو بالکل کراچی کو اس طرح سمجھ رہے ہیں جیسے سوتیلی ہو ان کی. یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں وہ بھی گڑھے میں جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ایک بین الاقوامی شہر کو یہ نظر انداز کر رہے ہیں, جو ان کی بہت بڑی غلطی ہے. لیکن آغا خالد صاحب اس سے پہلے کئی دفعہ سننے میں تو یہی آیا کہ کراچی کو پیرس بنا دیں گے اور بہت کیونکہ انفراسٹرکچر میگا سٹی کے حوالے سے تو یہاں کا بیسک سے ہی نہیں تھا. تو اب جو یہ یونیورسٹی روڈ پہ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اور بڑی ساری چیزیں, جو ٹائم فریم یہ دے رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم فریم میں یہ تمام کام مکمل ہو سکے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو آج ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ انہوں نے جو وہ کراچی کا ماسٹر پلان بنانے کے لیے جس کمپنی سے معاہدہ کیا ہے وہ کمپنی جو ہے وہ یورپ کی کوئی کمپنی ہے, اس کو بلایا ہے.
अब उस कंपनी ने जो इनको फहरिस्त दी है उसमें जो कराची के अजला हैं उनके नाम ही गलत लिखे हैं, और उसको उसमें एक अजला है, एक जिला है ही नहीं। तो जिस कंपनी को ये नहीं पता कि कराची में जिले कितने हैं, तो वो कंपनी क्या काम करेगी, वो क्या मास्टर प्लान बनाएगी, ये तो आप खुद सोचे ना। फिर उसके बाद जो है उन्होंने एक और कंपनी जो है कराची की कंपनी ली, उसको उन्होंने शामिल किया कि जनाब ये आपकी मदद करेगी। तो उस कंपनी के पास भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई वो डिटेल नहीं थी, कुछ नहीं पता था। फिर इन्होंने कहा कराची का कोई ऐसा बंदा ढूंढो कि जिसको ये थोड़ा बहुत पता हो ताकि इनकी कोई रहनुमाई कर सके। तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से इन्होंने काम की इब्तदा की है, ये तो ऐसी है कि अगर ये 100 साल के बाद भी इनसे हिसाब लिया जाएगा तो ये जहाँ से चले हैं वहीं खड़े होंगे। राना साहब, आपसे जवाब लेना चाहूंगी इसका। देखिए, बिल्कुल आगा साहब की बात होगी सही, मुझे ये नहीं। एक छोटी सी बात राना साहब, कि जब ये यूनिवर्सिटी रोड को खोदा जा रहा था, आपको याद होगा 84 इंच की पाइपलाइन 4 मरतबा टूटी और कितना सफ़र किया कराची के लोगों ने। तो मैप तो वहाँ के इंजीनियर्स के पास भी नहीं था कि जिस जगह को वो खोद रहे हैं, जहाँ रास्ता वो बना रहे हैं, उसके नीचे कितनी पाइपलाइनें गुजर रही हैं, कौन कौन सी पाइपलाइन गुजर रही है। तो क्या ये हैबिचुअल है कि बगैर मैपिंग के कोई भी काम शुरू कर दिया? देखिए जी, ऐसी बात नहीं है। वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट एक मुस्तकिल इदारा है, मजबूत इदारा है। उनके पास हर चीज़ है, इंजीनियर्स भी हैं, हर चीज़ मौजूद है, फैसिलिटेट है। ये मसला होता है एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, डंडा उठाना एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, मेयर साहब का काम है डंडा उठाना, चीज़ों को चेक करना। और क्यों नहीं वो इंजीनियर्स कहाँ हैं जो भारी भारी सैलरियाँ ले रहे हैं, क्या वजूहत है ये जो पानी ज़ाया हो रहा है। आज भी हेडन्स बंद हो गए हैं लेकिन लाखों गैलन पानी रोडों पे ज़ाया हो रहा है। ये मेयर साहब का काम है, अवामी नुमाइंदे हैं, उनका काम है। बुलाएं उनकी बात पे तवज्जो ना दें, खुद बाहर निकल जाएं, खुद देखें कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जो आपके अड़ोस पड़ोस में जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनकी बातों पर यकीन न करें आप, क्योंकि अवामी आदमी हैं, आप आवाम को जवाब दे हैं। ये अफसर आवाम को जवाब नहीं देंगे, हम आवाम को जवाब देंगे। तो जो बात सच है वो सच है। इतनी बड़ी लाइन का टूटना, शहर को पानी से महरूम रखना, तो ये एक अफसोसनाक अमल है और कुछ भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को इस पर तवज्जो देनी भी चाहिए, और दे तो रहे हैं, मगर नहीं, आप लोग जब तक, मैंने कहा ना कि ऑफिस में बैठकर और जो ऑफिसर्स ने कह दिया, आप कहते हैं जी ये टेक्निकल लोग हैं, ओके। अच्छा, मेयर साहब कहीं नजर आए थे? अभी बारिशें हुई, बड़ा कुछ हुआ शहर में, लेकिन मेयर साहब तो कहीं नजर नहीं है। हाँ, शादियों में नजर आए हैं मेयर साहब। वैसे वो मेयर साहब ऐसी मूवी बनी है उनकी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। मेयर साहब रोडों पे होते हैं और काम भी बहुत करते हैं। हम जो अगर हम मेयर साहब के लिए हम इख्तलाफ रखते हैं तो हम मेयर साहब की भलाई के लिए इख्तलाफ करते हैं। अच्छा। क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इन पर एतमाद कर इनको मेयर बनाया था कि बैरिस्टर आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, मशहूर हैं। मगर बदकिस्मती कि जो इनके पास डायरेक्टर्स की जो फौज है वो करप्ट है और वो करप्शन कर रहे हैं। मेयर साहब उन पर डंडा नहीं उठा रहे। ऐसे ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं कि तो मैं मेयर साहब की क्या मजबूरी है? अब ये मेयर साहब बताएंगे। मैं कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे ऑफिसर मौजूद हैं। एक डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, अंदाजा उसकी नीयत के हाल लगा ले कि उसने अपने छोटे भाई के ऊपर अपने FIR कटवा दी झूठी, और उसके मकान 60 गज का है जमशेद क्वार्टर उस्मानिया महाजिर कॉलोनी में, सिर्फ उसको कब्जा करने के लिए, और वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और छोटे भाई के खिलाफ FIR कटवा दी। तो आप ये देखिए उन ऑफिसर्स की जहनी माजूरी देखें कि वो किस जहन के लोग हैं। काबिल मजम्मत बात है। तो मैं समझता हूं इसी तरह के और भी ऑफिसर्स हैं, मैं आपको बहुत सारे अफसर गिनवा सकता हूं। तो ये काबिल मजम्मत तो हमें क्यों गिनवाएंगे? राना साहब, मेयर साहब को आप मेयर साहब की इतनी बात कर रहे हैं, आप मेयर साहब को रजिस्टर करवाएं ना। मेयर साहब को चाहिए कि वाटर बोर्ड उनके पास है, उनके सारे महकमे उनके पास है, उसमें अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। कौन कौन अफसर कहां कर रहा है उनको देखना चाहिए, उनको फारिग करना चाहिए और नए ऑफिसर। आपके पास ऑफिसर की कमी नहीं है, लेकिन बात यह है कि करप्शन का बाजार
बेचारे खत्म होना चाहिए। हमारे ये तो corruption बेचारे है, वो total। स्टूडेंट्स देखिए जो के पास आउट होते हैं वो उन्हें रिक्शा दे दिया जाता है या वो फूड पांडा पे वो राइडर बन जाते हैं। तो मतलब ये तो सारी चीजें जो है ये तो हुकूमत के सोचने की बात है। बिल्कुल मैं बात करूंगी आपसे, लेकिन यहाँ मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक के लिए। आगा खालिद साहब को बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और तज्जिए से आगाह किया। नाज़रीन, हम ज़रूर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और अच्छी बात यह है कि जमात इस्लामी से MPA मोहम्मद फारूक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है और उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फारूक साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद फारूक साहब, ये क्या जमात इस्लामी और MQM के दरमियान महाज़ाराई का सिलसिला जारी हो गया है? सियासी दर्जा हरारत क्यों बढ़ने लगा है? क्या कह दिया MQM ने, क्या कर लिया MQM ने, ज़रा फरमाइएगा। क्योंकि MQM तो ये कहती है कि MQM ने अपने दौरे हुकूमत में मुस्तफ़ा कमाल साहब जो थे उन्होंने कराची को दुनिया का बेहतरीन तरीन शहर बना दिया और वो खुद दुनिया के बेहतरीन मेयर का इंतखाब उन्होंने जीत लिया। तो कैसे आपने उन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि तमाम कराची के मसाइल के जिम्मेदार जो है वो MQM है? पहली बात तो ये है कि कौन सी MQM के वो मेयर थे, नाज़िम कराची थे? अच्छा, ये भी एक सवाल है ना। अच्छा, ये उसी MQM के मेयर थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिसके लिए उनकी अपनी वीडियो ही काफ़ी है। अच्छा, किसी की ज़रूरत नहीं है और मुझे बयान देने की ज़रूरत नहीं है उस MQM के लिए जिसके वो मेयर बने थे। जब हम ये बात करते हैं ना कि MQM पीपल्स पार्टी के साथ बराबर की शरीक है कराची की तबाही में, लेकिन पिछले 40 साल से ये कराची के अंदर किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान और सूबे के अंदर हुक्मरान रहे हैं, इत्तेहाद रहे हैं हर पार्टी के साथ। ये वो सब्जी है आलू जो हर सालन में हर शोरबे के अंदर फिट हो जाती है। अच्छा, तो MQM को मैं समझता हूँ कि MQM ने अभी इस वक्त भी 2 वजारतें MQM के पास हैं, वफाक का हिस्सा है। अच्छा, आप मीडिया ज़ाहिर थोड़ा ज़्यादा संजीदा ले रहा है, मैं इतना संजीदा नहीं ले रहा MQM की सूबाई सतह के जो लोग हैं और ख़ासकर अपोजिशन लीडर को। मैं उनके बयान को इतना संजीदा नहीं ले रहा। मुझे तो क्योंकि मीडिया ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने बोला आप इसका रिएक्शन दें, इसका कोई रद्द-ए-अमल दें और आपके खिलाफ वीडियो चल रही है, तो मैंने एक वीडियो बनाई और वीडियो बना के दे दी। वरना देखें, एक ऐसा अपोजिशन लीडर जिसके अपने वोट आपको मालूम है फॉर्म 45 पे कितने हैं? 1400 वोट हैं। अच्छा, जिसको लोगों ने मुस्तरद कर दिया हो, जिस पार्टी का इस पूरे कराची के अंदर एक पोलिंग स्टेशन और एक पोलिंग बूथ ना जीत सके हो, उसकी बात को क्या संजीदा लेना है? अब आ जाएं इस बात पर जो उन्होंने आज जो है वो बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। ये काम की ही परेशानी है और ये वही सिस्टम है जिसमें वसीम अख्तर फाइल फेंक के भागे थे, लेकिन हमारे टाउन चेयरमैन इस वक्त अपने टाउन के अंदर डटे हुए हैं और काम कर रहे हैं। हम फाइल फेंक के नहीं भाग रहे। अच्छा, हम इख्तियारात को रोना नहीं रोते। ठीक है, हम लड़ भी रहे हैं और हम एहतजाज भी कर रहे हैं और हम काम भी कर रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं। अब आप सिर्फ इतना देख लें कि हम कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, इसका काम हमारे डोमेन में नहीं है, लेकिन हम इस वक्त टाउन के अंदर यूसीएस के अंदर मैक्सिमम काम अगर करा रहे हैं तो सीवरेज लाइनों का काम करवा रहे हैं। अच्छा, पानी की लाइनों का काम करवा रहे हैं और गली की सड़कों का काम करवा रहे हैं और गली के जो है पेवर ब्लॉकिंग कर रहे हैं। इस कराची को जब भी तामीर किया है ना तो जमात इस्लामी ने किया है, अब्दुल सत्तार अफगानी हो या नेमतुल्लाह खान साहब हो। लेकिन इस दफ़ा हमारे साथ हुआ ये है कि हमें हमारा मुखालिफ कोई इतना जो है वो मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन कोई ऐसा आदमी मिल गया है जो हम पर अब करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहा है। वरना यही इशरतुल बात थे, इनसे पूछ लें ईमानदारी और दयानतदारी की नेमतुल्लाह खान साहब की, वो गवाही देते हैं। जमात इस्लामी का आदमी देना तो वो गवाही नहीं बनती है, लेकिन अगर जो है वो इशरतुल बात जो उस वक्त के गवर्नर थे वो दें
تو آپ اس کی وجہ اس کی جو ہے وہ گواہی بالکل بنتی ہے. صحیح. پیپلز پارٹی پچھلے 15 سالوں کے اندر جو کراچی کا اصلی حق ہے 3,360 ارب روپے ملنے تھے، وفاق کے اندر یہ موجود تھے. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کولیشن میں تھے، یہ بعد میں وہ پی ڈی ایم بنی اس کے بھی کولیشن میں ہے، ابھی پی ڈی ایم 2 بنی اس کی کولیشن میں ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں جس پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا. جی زرداری صاحب کو انہوں نے ووٹ دیا، سینٹ کے اندر جو ہے وہ یہ پرپوزر اور سیکنڈر تھے فیصل وابڈا صاحب کے. ان سے پوچھیں نا کہ وہ ایم کیو ایم کے ہیں، ایم کیو ایم میں تو نہیں ہیں، لیکن یہ سارے کام انہوں نے کیے ہیں. اور کراچی کا جو ہے اصلی حق جو ہمارا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہیں. اور عوامی یہ دیکھیں یہ بات پرانی ہے، میں نہیں کرنا چاہتا کہ لاشوں کی سیاست، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پارٹی میں ہی نہیں ہیں. اگر یہ وفاق کے اندر موجود ہیں، کراچی کو آخری بوند پانی نعمت اللہ خان صاحب نے 2004 میں دیا تھا. K3 منصوبہ مکمل ہوا تھا اور وہ K4 منصوبے کو جو ہے وہ اس کی PC1 بن گئی تھی، K4 منصوبے کی فیزیبلٹی بن گئی تھی. لیکن K4 منصوبہ 21 سال ہو گئے ہیں. وفاق نے بنانا ہے، کبھی صوبے نے بنانا ہے، یہ وفاق میں بھی رہے صوبے میں بھی رہے، ابھی بھی صوبے کے اندر وفاق منسٹر ہے نا موجود. تو اس کراچی کو K4 منصوبے کو 48 ارب روپے کی ضرورت تھی. 3 ارب روپے 3.4 ارب روپے صرف بجٹ میں رکھے گئے. اس کا مطلب ہے کہ وفاق سے یہ پیسے لینے میں ناکام ہو گئے. کراچی کے اداروں کی بات کرتا ہوں میں. کراچی میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سب سے بڑا ادارہ ہے. کراچی کے بلدیاتی لوکل باڈیز کے جو لوگ ہیں سارے، یہ غیر قانونی اور اوور لوڈنگ کرنے کے بعد اداروں کو تباہی کے اندر ایم کیو ایم کا بڑا کردار ہے. یہ جھاڑو نہیں لگاتے، یہ صفائی نہیں کرتے، یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بالکل یہ بھی جو ان کے تنظیم سے پہلے. ٹھیک ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایم کے ایم پاکستان سے ایم پی نجم مرزا صاحب کو آن کال لے لیں اور ان سے آپ کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ ہم لے لیں، لیکن ابھی تک رابطہ نہیں ہوا. جیسے ہی رابطہ ہوگا ضرور ان سے یہ بات کریں گے. اس سے پہلے رانا گلزار تاج صاحب سے بات کر لیتے ہیں. رانا صاحب، وفاقی وزیر داخلہ نے دورہ کیا ہے کراچی کا، محسن نقوی صاحب نے، کتنا کامیاب رہا ان کا دورہ؟ دیکھیں جی، ان کا دورہ خوشائن ہے اور شہر کی صورتحال کو دیکھتے ہیں. جو ایک دم سے شہر کے اندر صورتحال خراب ہوئی ہے، کچھ ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں، یہ قابل مذمت ہے اور قابل افسوس ہیں کہ آج بھی ایک منگا پیر میں ایسا واقعہ ہوا ہے. ابھی دو دن پہلے بھی آئی تھنک کل جو گزر گیا تو ناگن چورنگی پہ بھی ایسا واقعہ ہوا ہے. یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. فائرنگ کے واقعات، بالکل ایسے واقعات افسوسناک عمل ہے اور قابل مذمت ہے. آئی جی سندھ کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن لے اور اسٹریٹ کرائم کو بھی اور ان کرمنلز کو روکے. اور اس میں جو وزیر داخلہ صاحب آئے ہیں تو انہوں نے بالکل اس پہ ایکشن لیا ہے اور بالکل تمام پولیٹیکل پارٹی سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. وزٹ کروائے یونیورسٹی روڈ وزٹ بھی بالکل ان کو ہونا چاہیے، بلکہ کروائے بھی. نہیں آپ لوگوں نے کروایا، پیپلز پارٹی سی ایم کروائیں گے نا؟ نہیں بالکل، کیوں نہیں. دیکھیں کراچی جب آئے ہیں تو لازمی سی بات ہے انہوں نے پوری صورتحال کو دیکھنا ہے. گورنر صاحب سے تو ملاقات ہوئی ہے، مسائل کافی آگے. دیکھیں وہ تو ظاہر سی بات ہے، گورنر صاحب نے بھی مسائل بتائے ہیں، سی ایم صاحب نے بھی مسائل بتائے ہوں گے. جو بھی مسائل ہیں کہ بھائی جو شہر میں پرابلمز ہیں ان کو جو ان کے بس میں ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. میرا بتانے کا آپ سے مقصد یہ ہے کہ تجاوزات آپ نے جو بات کی تھی، میں اس کی یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو نالے ہیں، جو نالے بنے تھے، کیونکہ آپ نے ٹاپک میں شامل رکھا، ان نالوں میں بالکل تجاوزات ہیں، آفیسرز شامل ہیں. میں اورنگی نالے کی بات کرتا ہوں. سیکٹر 12 اورنگی ٹاؤن میں پل کے ساتھ پورے روڈ کو بند کر دیا گیا دونوں سائڈ سے. ایک روڈ ہوٹل والوں کو دے دیا گیا اور ایک روڈ پہ باقاعدہ دیوار کھڑی کر دی گئی ہے. اور یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر اورنگی ٹاؤن کی مہربانی ہے. یہ این ڈی ایم اے اس پر نوٹس لے، میئر صاحب بھی نوٹس لے کہ روڈ بالکل بند کر دی گئی نالے کے ساتھ. این ڈی ایم اے کیوں نوٹس لے گی؟ این ڈی ایم اے کے تحت ہیں یہ، اور میئر صاحب اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. میئر صاحب سے بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں، رانا صاحب این ڈی ایم اے تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے نا؟ دیکھیں بالکل ہے، یہ تو ایس بی سی کے انڈر میں نہیں آئے گا. نہیں، یہ نالے جو ہیں نا، اچھا، کورنگی نالا، گجر نالا، اورنگی نالا، یہ 3 نالے
उन्होंने ही इसको तामीर किया, उन्हीं के अंडर में है। ये एक कमेटी बनी एनडीएमए ने की है? जी, एनडीएमए अच्छा, की है, ठीक है। वो इसी को लुक आफ्टर करते हैं, उन्हीं के ये अंडर में है। लेकिन हाँ, उसमें कच्ची आबादी के कुछ ऑफिसर्स हैं, केएमसी के ऑफिसर्स हैं, वो मतलब उसको जो तजावुजात को हटाते हैं। अच्छा। तो मैं ये जो बता रहा हूँ, सेक्टर 12 औरंगी टाउन पुल के साथ दोनों रोडों को बंद कर दिया गया है बिल्कुल, जबकि ये खिलाफ कानून है। नालों की तजावुजात को हटाना चाहिए, जो नालों पर वहाँ पे तामीरात हो रही है, ये काबिल मजम्मत अच्छा, है। ये एक बड़ा कंफ्यूजन है। इदारे जो हैं, कहीं केएमसी है तो कहीं पे एसबीसीए है, तो कहीं पे अब जैसे एनडीएमए बताया राणा साहब ने, मतलब कोई वन विंडो ऑपरेशन नहीं, कोई ऐसा जो इदारा जो भाई तजावजात नहीं, हैं देखिए, वो नालों पे जो हो, नाले की है ना, या मार्केटों में हो, तजावजात तो तजावजात है। एक ही इदारा देखे उसको। एनडीए में ये सिर्फ 3 नालों को देख रहा है। अच्छा, कुरंगी, बाकी नाले बेयारो नहीं, मददगार। जो बड़े नाले, ये सबसे बड़े कराची अच्छा, के बड़े गुज्जर नाले, नाले, गुज्जर गुज्जर नाला, नाला, औरंगी नाला और ठीक है। कुरंगी नाला, अच्छा। या महमूदाबाद भी शायद है। ठीक है। तो ये बड़े नाले, तो इनको वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। और यहाँ जो ऑपरेशन हुआ था, सारी तजावुजात हटाई गई थी और इसका एक इलाके के हिसाब से तय किया गया था कि भाई 30 फीट का रोड, दोनों साइड 30-30 फीट के रोड होने चाहिए, इससे मतलब कम नहीं होना चाहिए। अब वहाँ की जो इंतज़ामिया हैं वो क्या कर रही है कि वो उन लोगों को वहाँ साइडों में जो खाली जगह होती है उस पर कब्जा करवा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये काबिल मजम्मत है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नाम तो लेते कार्रवाई का, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। ये जो मैं अल्फाज बता रहा हूँ औरंगी टाउन का 12 नंबर पर, ये तो नाला ही बंद कर दिया, यानी कि सड़क ही पूरी बंद कर दी, जो मौजूद है देख सकते हैं जाकर। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये मेयर साहब को चाहिए कि इस पर एक्शन लें। और ये वहाँ का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो ये करवा रहा है, क्योंकि औरंगी टाउन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, बाकी जो बल्दिया में डिप्टी डायरेक्टर है। तो ये मेरा कहने का मकसद ये है कि ये नालों को फौरी तौर पर खाली कराया जाए, इनकी सड़कों को क्लियर कराया जाए, क्योंकि इसलिए कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक अमल है। अरबों रुपया लगा है, कौम का अरबों रुपया लगा है इन नालों को क्लियर कराने के लिए। इसी तरह से मैं तमाम डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अभी जैसे कचरा, मैं आपसे गुजारिश करूँ, जमात इस्लामी के पास नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन है, बहुत सारे टाउन है, आप ये देखिए कचरे का अंबार लगा हुआ है, जबकि उनके पास सारी सर जी, ये तो सारे वो मसाइल है जिनको हम निशानदेही करते रहते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि इसका मसला हल क्या निकलेगा, आप उसको ऊपर से कहते हैं कि इसको ये करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। देखिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसको क्या करना चाहिए, पीपल्स पार्टी वाले अपने ही लोगों को बता रहे हैं, और जो वो उनके लोग जो कि उन ओहदों पर फायज हैं वो उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। बड़ी अहम बात है। मोहम्मद फारूक साहब जमात इस्लामी से एमपी हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद फारूक साहब से बात करना चाहूँगी। मोहम्मद फारूक साहब, वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब ने कराची का दौरा किया, मुलाकातें हुई बड़ी शख्सियात से, गवर्नर साहब से, MKM के जो रहनुमा थे उनसे मुलाकातें हुई हैं। आपकी भी कोई मुलाकात हुई है? आप लोगों ने भी मसाइल सामने रखे हैं यहाँ के? वज़ीर दाखिला साहब से? जी जी, वफाकी? जी जी। नहीं, ये तो अपने इत्तेहादियों से मिले हैं और इत्तेहादियों से मिल के थोड़ी देर के लिए आते हैं। वो कराची को इन्होंने चरागाह बनाया हुआ है, अमाजगाह बनाया हुआ है। आते हैं, चढ़ते हैं, यहाँ के टैक्स की सूरत हाल देखते हैं, और एयरपोर्ट से उसमें प्रोटोकॉल में गए होंगे, ये सीधा गवर्नर हाउस में बैठे होंगे, इजलास किया होगा, उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला चले गए। कराची में इनको ना कोई एक मंसूबा देने को तैयार नहीं है। देखें, मोटरवे बनेगा तो पंजाब में बनेगा, और अगर वहाँ कोई ट्रेन चलेगी तो वहाँ चलेगी, कोई बड़ा मंसूबा होगा तो पंजाब का होगा, लेकिन वफाक कराची को देने के लिए कोई राजी नहीं है। नून लीग ने तो वैसे ही कराची के अंदर उसका कोई स्टेक ही नहीं है। लेकिन मसला ये है कि कराची को जो जाली मैंडेट दिया गया, और उस मैंडेट के नतीजे के अंदर जो एक कोलिशन बनाई गई, उस कोलिशन ने क्या कराची के लिए हासिल किया? ये कराची के लिए K4 मंसूबा, बुनियादी सहूलत, पानी जैसी बुनियादी सहूलत, पीने के पानी, साफ पानी के लिए K4 मंसूबे के लिए पैसे नहीं निकाल सके ये।
जी। और 3 अरब रुपए रखे हैं इन्होंने, और 3 अरब रुपए रख के बस कराची वालों को, ये सिर्फ अपने लिए पैसे मांग रहे हैं, अपने एमएनएस के लिए पैसे मांग रहे हैं। कराची के तरक्याती मेगा कोई प्रोजेक्ट नहीं है बजट के अंदर शामिल। अगर कोई ऐसी वैसी चीज होती भी है छोटी बहुत, तो वो दे दी जाती है पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी पहले ही करप्शन का एक जो है उन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है। सूबे के जो बजट है, सूबे का सारा बजट जो है वो करप्शन की नजर हो जाता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे सेक्रेटरीज वो उस पर हाथ डालते हैं, अफसरशाही है वो अलग हमारे बजट से, हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से, कराची के हिस्से से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और हमारे वफाक के अंदर मौजूद 2 वजारतें लेके एमक्यूएम भी, पीपल्स पार्टी भी, पीपल्स पार्टी ने सुबह पकड़ा हुआ है। और ये कराची के हक की ना तो बात करते हैं, ना बात करने की इनके अंदर जुर्रत है, ना बात करने की इनके अंदर सलाहियत है। ये मांग ही नहीं रहे कुछ कराची के लिए। तो ये कराची के लिए मैं सिर्फ एक मंसूबे को पकड़ रहा हूँ ना, KM4 मंसूबा, उसके लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। तो हमारी क्या बात होनी है? ये मोहसिन नकवी साहब, तो ये पीपल्स जो इनकी कोalition गवर्नमेंट है, नून लीग जो है, ये तो फारूक साहब ऐसे अगर आप देखें, आप ये कहते हैं कि आप शहर कायद के लोगों के अवामी मसाइल के हल के लिए कोशिशें करते हैं, ऐसे अगर आप किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं, किराना कशी कहाँ हमने इख्तियार किया? हमने जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया, हमारे मैंडेट को चुरा लिया गया। भाई वफाकी वजीर आ रहे हैं, वफाकी वजीर दाखिला आ रहे हैं, आप मुलाकात करने के लिए उनसे टाइम पूछें, आप उन्हें बताएं कि भाई हकायक क्या है। अगर वो आपसे ना मिले तो भी तो आप के पास एक वजह होगी। उनकी जिम्मेदारी है कि कराची आए थे तो यहाँ के स्टेक होल्डर से मिलते, मुलाकातें करते, यहाँ पैगाम देते। लेकिन जाहिर है उनका इंटरेस्ट ये है ही नहीं कि कराची के अंदर कोई बेहतरी करनी है। तो हम तो देखें ऐवान के अंदर ही बात कर रहे हैं, हम जो हमें इख्तियार मौजूद है टाउन के अंदर उसको हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एहतजाज कर रहे हैं, हम रोडों पे जा रहे हैं, हम लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, लोगों के हम जो कानून और उसके दायरे के अंदर जितना काम हो सकता है उसको हम, ज़ाहिर है कानून के बाहर नहीं निकलते हैं, उस काम को हम कर रहे हैं। जमात इस्लामी सबसे ज़्यादा वोकल है, कराची के मसाइल पे भी बात करती है, कराची के अंदर डिलीवर भी कर रही है, और जो जितना हम डिलीवर कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। और खाली रोना धोना नहीं करते, अच्छा, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं करते, हम काम करते हैं और स्पॉट पे मौजूद होते हैं। जहां निशानदेही करनी होती है वहां निशानदेही करते हैं, वो ख्वाह पीपल्स पार्टी हो या वफाकी हुकूमत हो। ठीक है, हम इसकी निशानदेही। ठीक है फारूक साहब, ये तो आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही कि आप एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवाते हैं, आप बाहर भी निकलते हैं और आवाम के हक की बात भी करते हैं। राना साहब से बात करना चाहूँगी। राना साहब, मुल्क भर में चीनी की कीमतों को पर लग गए हैं, सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं, कराची में भी चीनी की तो कीमतें जो बढ़ी हैं, लेकिन ख़ास तौर पे टमाटर के मैं जिक्र करूँगी कि 500 से 700 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। मतलब ये इंतहा है महंगाई की। एक गरीब आदमी के लिए अब सब्ज़ी भी इतनी महंगी हो गई है, इसके लिए कुछ गवर्नमेंट कर रही है सिंध हुकूमत? ये बड़ा अफसोसनाक अमल है जो आपने सुनाया। टमाटर वाकई बहुत महंगा हो गया, कोई भी सब्जी, टमाटर तो एक बहुत छोटी सी बात। चीनी भी और आटा भी बहुत पैसे बढ़े हैं आटे पर। और मैं समझता हूँ सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए, गल्ला माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जो ये गल्ला माफिया है और जो ज़ख़ीर अंदोज़ खास तौर पे, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो खबर तो ये आई थी कि सिंध हुकूमत के पास जो गंदम की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है और किसी किस्म की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आटे की कीमत नहीं बढ़ेगी। तो कहाँ गई वो सारी गंदम की बोरियां? कितने करोड़ या कितने अरब थी? आपसे गुजारिश करूँ, बयान तो दे देते हैं, दुकानों पर जाकर कौन चेक करेगा? अरे आप चेक करेंगे ना? बिल्कुल, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, दुकानों पर जाकर चेक करेंगे। ऐसी के कमरे से बाहर निकलें, जाकर चेक करें दुकानों पर आटा क्या भाव है। ये हमारी जिम्मेदारी है, आवाम हमसे पूछती है। बात ये है कि आटा क्या रेट है, चीनी क्या रेट है, दालें क्या रेट है, पानी खरीद के पी रहे हैं
क्या सूरत हाल है, लोग परेशान हैं, गैस नहीं मिल रही, ये सब कुछ हमें देखना है। कल हम जब एहतजाज कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को गोलियां मारी जा रही थी, शहीद किया जा रहा था, तो हमारी एक ही आवाज़ थी कि अवामी हुकूमत होगी और हम अवाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे घरों को जलाया जा रहा था। तो बात यह है कि आज ये इनको क्या हो गया पीपल्स है, पार्टी एहतजाज कर रही थी ऊपर बिल्कुल जब हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ। देखिए नहीं, हमने मैं आपसे इख्तदार हासिल करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की है, सैकड़ों कुर्बानी कारकुनों ने कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कुर्बानी दी है। और ये इख्तदार इतना आसान नहीं है, कांटों की सेज है। अवाम ने हम पे एतमाद किया है। आज अवाम अगर परेशान है, आटा, दालें, चीनी, घी, हर दवाइयों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमत, मैंने कहा ना कि लोगों को ऐसी से बाहर निकलना होगा, वजीरों को जाकर चेक करना होगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, सिस्टम माफिया को दफन करना होगा, इस अवाम को रिलीफ देना होगा। हमें कब हम ये करेंगे? हम चीख रहे हैं, अवाम चीख रही है, परेशान है, ये कब ऐसा रिलीफ मिलेगा? क्योंकि इसलिए कि डिप्टी कमिश्नर के ऊपर हम छोड़ देते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर हम छोड़ देते हैं, वो एक सिस्टम साथ-बात कर लेते हैं और वजीरों को कहते हैं कि ठीक है, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन आवाम चीख रही है। बिजली के मामलात हैं, गैस के मामलात हैं, सब्जी जैसी चीज कितनी महंगी हो चुकी है, घी के रेट कहाँ हैं? हम बात करते हैं कहीं 400 रुपए किलो मिलता, 550 रुपए किलो। दालें जो महंगी है, तो हमें इन चीजों पर तवज्जो देनी होगी। ये बहुत अशद जरूरत है। अवाम को अवाम ने हमें वोट दिया है, हमें इसका एहतराम करना होगा, क्योंकि इसलिए कि हमें जब तक ये चीजें हम नहीं करेंगे, हम फेलियर की तरफ जा रहे हैं। हमें इसको सोचना होगा। फारूक साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी, कुछ कहना चाहेंगे आप? ये किससे मुतालबात कर रहे थे? वैसे मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ये मुझे भी समझ नहीं आई, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। फारूक साहब, मुतालबा नहीं, मैं अपने वजीरों को कह रहा हूँ कि ऑफिसों से बाहर निकल जाएं, अकाउंटेबिलिटी लेकर आए। मैं चीजें मुतालबा नहीं, मैं उन वजीरों से, उन मुशीरों से, मेयर कराची से, उनसे कह रहा हूँ कि ये जो आपके इर्द गिर्द जो अफसरशाही है, इन पे डंडा उठा ले। फारूक साहब से बात कर लेते हैं ना, इनको जो है ना, इनकी बातों में ना, इन पे डंडा उठाएं। जी फारूक साहब, माशाल्लाह से अच्छी जरूरतमंद आदमी है। देखें, ये इंतजामी जो है नाअहली है गवर्नमेंट की, और ये कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे। देखें, जब थोड़ा सा सैलाब का हुआ था, आटा महंगा हो गया, ठीक है, और जब गंदम की फसल हुई थी तो गंदम ये गवर्नमेंट ने लेने से इनकार कर दिया, गंदम हमारा बहुत है, हम नहीं लेंगे। बिल्कुल। अब ये वो प्रोडक्ट है, वो फूड प्रोडक्ट है जिसको हुकूमत मेंटेन करती है, हुकूमत का इस पे अमल दखल होता है। अब आप देखें, चावल की फसल अभी हुई है सारी की, और 2200 रुपये मन चावल, यानी 55 रुपये 56 रुपये किलो चावल जो है एरी जो पैदा हो रहा है, उसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हारियों का पैदा हुआ है, छोटे जो है वो जमींदारों का पैदा हुआ है, और उनसे कोई खरीद नहीं रहा। 56 रुपये चावल और 500 रुपये किलो टमाटर, क्योंकि टमाटर अभी गरीबों का पैदा नहीं हो रहा है। तो ये मिस मैनेजमेंट है, इसको मिस मैनेजमेंट कहते हैं। चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत का अगर मौजूद ना हो, हुकूमत इसको देख नहीं पाती, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाती। और कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? इसलिए नहीं कर पाती कि हर जगह पर ये अपनी जो है वो कमीशन खोर बैठाए हुए हैं इन्होंने। ये एसीज और डीसीज सिर्फ सिवाय इसके कि वो पैसा जमा कर रहे हैं, वो रुश्वत लेते हैं, बड़े बड़े पत्थारेदारों को खड़ा करते हैं। इन्होंने रोडों का बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई इंकरेजमेंट का काम नहीं करते। कि कोई देख नहीं रहा है कि ये सारे चौक, सारे चौराहे, सारी उस पे जो है वो ठेले वाले खड़े हैं, लोग खड़े हैं, लोगों ने दुकानें आगे कर रही हैं, लेकिन एसीज और डीसीज सिर्फ उन पे कार्रवाई करते हैं उनसे पैसे लेने के लिए, अपना भत्ता, अपना कमीशन, अपनी रुश्वत लेने के लिए। जगहें साफ नहीं होती। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मामले में भी सूबाई हुकूमत की नाअहली है। सूबाई हुकूमत ने पहले कराची तबाह किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, अब ये रेट
ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد فاروق صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور تجزیے سے نوازا. بہت شکریہ رانا گلزار تاج صاحب آپ کے تشریف آوری کے لیے. بہت شکریہ سینئر جرنلسٹ آغا خالد صاحب کے، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، سیاسی محاذ آرائی ہو، مفادات یا الزامات کی سیاست ہو، نقصان صرف عوام کا ہوتا ہے اور صرف عوام کا ہوتا ہے، اسے ہی نتائج بھگتنا پڑتے ہیں. سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.